प्रिय स्टूडेंट्स, आप सबको सुधीर सर की ओर से बहुत सारा शुभकामना। आने वाले अभी बोर्ड की परीक्षा है, 10वीं बोर्ड की परीक्षा है। आज मैं उसी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैथ का लाया हूं, जो अंक अंतर रहेगा बस, मगर जिस पैटर्न का आज हम प्रश्न बनाए हैं उसी पैटर्न के अनुसार वहां आपको सवाल मिलेगा। सिर्फ अंक अंतर रहेगा, इसलिए परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझ लीजिए। चलिए, समय को ना वेस्ट करते हुए आज पहला क्वेश्चन रहा ये 135 एवं 225 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा निकाले। हर एक एग्जाम में, हर एक साल ये इस टाइप का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसमें बच्चों, इसमें सबसे जो छोटी अंक रहती है उसे आपको B मानना है और उससे बड़ी रहेगी उसको आपको A मानना है। यूक्लिड विभाजन चरण के अनुसार बनाना है, उससे साफ आएगा और नंबर आपका कटेगा नहीं, नंबर आपका कटेगा नहीं। चलिए, चरण पहला, B से A में भाग देंगे, क्योंकि B को भाजक A को भाज्य कहते हैं। 135 से भागा देंगे 225 में, एक बार में लगेगा 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, कहीं कहीं एल्गोरिदम, कहीं कहीं एल्गोरिथम रहती है, से A बराबर BQ प्लस R। A के मतलब भाज्य जो 225 है आपका, B के मतलब भाजक 135, Q के मतलब भागफल जो 1 है, और R के मतलब शेषफल जो 90 है। यह प्रक्रिया बच्चों तब तक करते रहेंगे जब तक कि R का मान 0 नहीं आ जाए, R नॉट इक्वल टू 0। चरण दूसरा, क्योंकि एल्गोरिथम साहब ने बोले हैं कि महत्तम समवर्तक बनाना है, ये बच्चों का महत्तम समवर्तक नहीं है उसी आधार पर, मगर चरण बाय चरण बनाना है। अब शेषफल से भाजक में मतलब B में भागा देना है। फिर एक बार लगेगा 90, 5, 13 में से 9 गया 4, फिर लिखेंगे
चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के मान 135, b के मान 90, q के मान 1 और शेषफल r के मान 45। फिर बच्चों r नॉट इक्वल टू 0। चरण तीसरा, फिर शेषफल से भागा देंगे भाजक में, आ गया 45 दूना 90, शेषफल 0 आ गया। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, इसलिए a बराबर बी क्यू प्लस आर। a के मान 90, b के मान 45, q के मान 2, r के मान 0, इसलिए r बराबर 0। हम बोले थे कि यह प्रक्रिया तब तक करते रहेंगे जब तक कि r का मान 0 नहीं आ जाए। जब r का मान 0 आ जाएगा, उसका भाजक दोनों का महत्तम समवर्तक होगा, महत्तम समवर्तक होगा। अब लिख देंगे, अतः 135 और 225 का HCF बराबर उसका भाजक जिसमें शेषफल 0 आया रहेगा। शेष महत्तम समवर्तक कितना हो गया? 45। आंसर आपको इसमें कभी नंबर नहीं कटेगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है बाबू। सिद्ध करे कि √2 अपरिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को पूछने का ढंग 3-4 टाइप का है और सब का उत्तर एक ही जैसा होगा। जैसे हम इसमें लगा ही देते हैं, इसमें लगा देते हैं 3 + √2, 3 + √2 या 3 √2 कुछ भी रहे, सबका उत्तर एक ही जैसा होगा। और √2 के जगह पर कुछ भी रहे, हमेशा उसी का क्रिया हम लोग करेंगे, इसी का क्रिया करेंगे और लास्ट में लिख देंगे। इसलिए समझिए एक क्वेश्चन से आपको 4-5 टाइप का जो हिसाब है सोल्व हो जाएगा। जैसे रह जाएगा 3 + 2 3 इंटू √2, 3 + √2, या रह जाए 3 + 5 √2,
समझ रहे हैं, या माइनस रह जाए 3 माइनस रूट 2, सब का ये सब का उत्तर एक जैसा होगा। यही तो हम बता रहे हैं कि हम आपको बताएंगे एक यूनिक तरीके से जो आपको एकदम एक बार में एडजस्ट हो जाएगा दिमाग में। यहां ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 3 प्लस रूट 2 अपरिमेय संख्या। वास्तविक में ये अपरिमेय है, जिसका वर्गमूल पूरा पूरा ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। सिद्ध करना है, हमेशा इस हम उल्टा मानेंगे, हमेशा इसको क्या करेंगे, उल्टा मानेंगे। यदि संभव हो तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमेशा उल्टा मानेंगे। अब परिमेय के परिभाषा से क्या है, रूट 2 बराबर P बटा Q, जहां P Q एक पूर्णांक संख्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या, और Q नॉट इक्वल टू 0। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग कर रहे हैं, इसलिए रूट 2 वर्ग मतलब स्क्वायर कर रहे हैं, P बटा Q के वर्ग कर देंगे। रूट 2 दूनी 4, P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर, 4 के वर्गमूल 2 बराबर P स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना है कि Q स्क्वायर जो है इसको 2 भाग में कर देना है, Q इंटू Q। अब एक Q को 2 के साइड लाना है ताकि दोनों तरफ संतुष्ट हो सके और इधर भी पूर्णांक आ सके। 2Q बराबर P स्क्वायर बटा Q। हो गया मेरा खेला, ये खेला हो गया दोस्त। बस इतना कर दिए, समझ जाइए, आपका हिसाब हो गया। अब सिर्फ भाषा लिखना है, इसमें भाषा लिखना ही सबसे बड़ा कला है, भाषा लिखना ही सबसे बड़ा कला है। 2Q बराबर पूर्णांक, क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक जो पूर्ण संख्या के ऋणात्मक और धनात्मक पूरा होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या का मान जो होता है पूरा पूरी होता है, 1 होगा, 50 होगा, 200 होगा, -200 होगा। पूर्णांक संख्या माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। मगर 2Q जो है, 2Q क्या है, पूर्णांक है, और P स्क्वायर बटा Q क्या है, एक भिन्न है। अब भिन्न का मान जब भी आएगा तो पूरा पूरी नहीं आएगा, और यहाँ पर हम पूरा पूरी नहीं आएगा। अब पूर्णांक का मान जब भी रहेगा पूरा पूरी रहेगा, तो पूर्णांक का मान पूरा, भिन्न अभिन्न का मान पूरा पूरा, दोनों हम बराबर कर दिए। जबकि इसलिए पूर्णांक और भिन्न कभी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए पूर्णांक नॉट इक्वल टू भिन्न, पूर्णांक जो है भिन्न के बराबर कभी नहीं होगा। ठीक, जब पूर्णांक भिन्न के बराबर नहीं होगा तो यहाँ विरोधाभास है, यहाँ
विरोधाभास है। क्यों? क्योंकि हम बराबर किए हुए हैं, विरोधाभास है। अतः हमारी मान्यता गलत हुई। √2 एक अपरिमेय संख्या है। जितना भी हिसाब रहेगा, जितना भी ये टाइप है, सब में सिद्ध करना इसी टाइप से। बस अंत में क्या लिखना है, लास्ट में क्या लिखना है? लास्ट में लिखना है मेरे दोस्त कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ने पर, गुणा करने पर तथा घटाने पर अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए 3 + √2 अपरिमेय संख्या है। हो गया PROVED। समझ में आ गया आपको दोस्त? क्या किए हैं कि √2 के साथ √2 रहे या √3 रहे या √5 रहे या √7 रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ प्लस में रहे या माइनस में रहे, उससे कोई मतलब नहीं रखना है। आपको रखना है जो रूट में रहेगा उसी से मतलब रखना है। बस जो रूट में रहेगा उससे मतलब रखना है, और जो रूट में रहेगा उसका मान लिख देना है, और लास्ट में ये मेन पॉइंट जो है, ये पॉइंट लिख देना है। ये पॉइंट जो है लास्ट में लिख देना है। हो गया आपका हिसाब। समझ गए मेरे बच्चों? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ई भी हमेशा पूछ रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6x² - 3 - 7x का शून्यक निकाले। शून्यक निकाले तथा शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध बतावे। शून्याकों और गुणांकों के बीच संबंध बतावे। चूंकि क्वेश्चन दिया हुआ है 6x² - 3 - 7x, इसको सजा दीजिए। 6x² - 7x - 3 बस हो गया, लिख दीजिए। संगत समीकरण से समीकरण आने के बाद बराबर 0 दे देंगे, पड़ जाएगा। ठीक। और ये हिसाब पूछेगा, हर साल पूछता है ये हिसाब।
हर साल। इसलिए ध्यान से देखिएगा। और हम एकदम कमजोर विद्यार्थी के लिए गुणनखंड बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। 4-5 टाइप छोटे टाइप का गुणनखंड इजी वे में, अलग ढंग से, यूनिक तरीके से, अलग ढंग के आपको एकदम दिमाग में एडजस्ट होगा तरीके से बताएंगे। हर एक चैप्टर हम लेके आ रहे हैं। बीटीसी का हर एक चैप्टर बताएंगे, हर एक चैप्टर से 2-2, 3-3 हिसाब बताएंगे। इसलिए अभी स्टार्टिंग है, कुछ नया पहली बार बता रहे हैं यूट्यूब पर, तो कुछ तो अथी होगा। संगत समीकरण से 6x² - 7x - 3 बराबर 0। इसको तोड़ दीजिए, इसको खंड करना है, क्योंकि 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट है, इसको 4 पार्ट करना है। 4 पार्ट करके 2 पार्ट अलग अलग करेंगे। तो 4 पार्ट करने का नियम होता है बाबू, x² माइनस, ना तो शुरू वाला को टच करना है आपको और ना तो लास्ट वाला को टच करना है, ठीक। और शुरू वाला लास्ट वाला क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18 साइड में लिख लेंगे, और x², ये प्लस में ही माइनस में है। अब आपको गुना करके लाना है -18x² और जोड़ के लाना है -7x। तो माइनस गुना करके तभी आ सकता है जब आप प्लस गुना माइनस कीजिएगा या माइनस गुना प्लस कीजिएगा, तभी माइनस आएगा। और यहाँ माइनस दे दिया है, इसलिए याद रखिए पहला मान जब भी होगा तो वो माइनस में होगा। तो 18 लाना है, तो क्या कीजिए 9x कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9x पहला माइनस दूसरा प्लस रखना है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होगा। अब देख लीजिए, सेटिफाई कर लीजिए, संतुष्ट कर दीजिए। -9 में से प्लस 2x जाएगा तो कितना बचेगा, 7x। और गुना कर लीजिए, माइनस अब प्लस, माइनस 9 दूनी 18, x गुना x²। अब क्या करना, अब 4 पार्ट हो गया, अब 2 पार्ट बांट देंगे दोस्त, 2 पार्ट बांट देना है। अब 2 पार्ट बांट दिए। अब दोनों पार्ट में, अभी दोनों पार्ट से कॉमन लेंगे। कॉमन हम उसको कहेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में मौजूद रहे। अधिक से बड़ा संख्या, वैसी संख्या जो दोनों को काटे। तो सबसे पहले देखेंगे कि छोकम छो मगर 9 तो नहीं है, छोका में 3 देखते हैं। 3, हाँ 3 6 में भी और 9 में भी है। 3 x इसमें भी है, x इसमें भी है, 3x कॉमन ले लिए। और कॉमन लेवे के मतलब भागा देना होता है। हम कुछ अलग तरीके से बता रहे हैं, ये गलत है मगर आपको समझ में आएगा। कॉमन लेवे का मतलब भागा देना होता है, भागा देके आप निकाल सकते हैं, मगर हम डायरेक्टली करते हैं। 3 दूनी 6। अब x² 2 गो, एगो बाहर निकल गया तो एगो बच गया। और 3 तिया 9, x था बाहर निकल गया, प्लस। अब ये दोनों में भी कॉमन लेंगे, तो ये दोनों में कॉमन हमको तो नहीं जना रहा है, क्योंकि कोई खोड़ा में 2 और 3 नहीं है, क्योंकि इस समय विषम है। तो कुछ जब नहीं निकलता है तो 1 निकलती है, कुछ जब नहीं निकलेगा तो 1 तो निकलने है, क्योंकि 1 का में सब है। और 1 से किसी संख्या में भाग दे दो या किसी संख्या में गुना कर दो, उसका वैल्यू वही आता है। तो 1 से भागा 2x में देंगे तो 2x होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 से भागा 3 में देंगे तो 3 होगा, बराबर 0। क्या करेंगे, बाहर वाला एक साथ, ऐसे ये सही नहीं है। यहां भी कॉमन लिया जाता है, यहां भी देखना है कि दोनों में क्या कॉमन है। तो 2x - 3, 2x - 3 है। यहाँ ये भी देखना है कि अगर ये दोनों आपका मिल गया, माइनस प्लस सब कुछ मिल गया, तो आपका गुणनखंड सही है और सही बनेगा, आगे भी सही बनेगा, ठीक। हम क्या करते हैं, यहाँ भी कॉमन ले लेना है, 2x - 3, 2x - कॉमन ले लेंगे, बच जाएगा ये दोनों। मगर हम देखिए हमारा क्या कहना है, बाहर वाला एक साथ, बाहर है 3x अब प्लस 1, बाहर वाला एक साथ, ये 2 गो में से एगो लिख देना है, बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग कर दीजिए, 3x + 1 बराबर 0, कहा कि दोनों के 0 के बराबर है। और 2x - 3 बराबर 0।
2x बराबर, ई माइनस में ही सट जाएगा तो प्लस में, x बराबर ये 2 गुना में उसट जाएगा तो भागा में, 3x बराबर ये प्लस में ही सट आएगा तो माइनस में, x बराबर ये गुना में उसट जाएगा तो भागा में। मतलब शून्यक आपका निकल गया, x का मान निकल गया, क्या क्या, -1/3 और 3/2, इस शून्यक निकला। इतना बनाइएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि संबंध बताना है, संबंध आपको सत्यापित करना है। चलिए संबंध बता दीजिए। संबंध बताने से आपका हिसाब भी मतलब हो जाएगा कि सही है कि गलत। संबंध सत्यापित, संबंध सत्यापित। द्विघात बहुपद का बाबू 2 शून्यक होता है, अल्फा और बीटा, और 2 गो मान भी आता है, 2 गो मान आया भी। तो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक मतलब अल्फा का मान समझ जाइए -3, 3/2 भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीटा के मान आ गया 3/2, 3/2। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा, त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक अल्फा बीटा गामा। या द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का 2 शून्यक। चलिए संबंध बता दीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर की होता है बाबू -b/a। अल्फा के मान आप क्या माने हैं, अल्फा के मान आप क्या रखे हैं, -1/3 प्लस बीटा के मान 3/2 बराबर -b/a। चलिए लघुत्तम ले लीजिए। लघुत्तम हो जाएगा 6, तिरछा तिरछी गुना -2 और 3 तिया 9 बराबर -b/a। 9 में से 2 गया 7/6 बराबर -b/a। चलिए b किसके साथ गुना हो रहता है, b किसके साथ गुना हो रहता है, x के साथ गुना हुआ रहता है। किसके साथ रहता है, x। तो x का गुणांक, और a x स्क्वायर का गुणांक रहता है, x स्क्वायर के साथ गुना हुआ रहता है, x स्क्वायर का गुणांक। मिला लीजिए, x के साथ के गुना होले 7 मतलब b के मान आ गया -7। अब आप प्रश्न में देख लीजिएगा कि b के मान -7 है कि नहीं। x के साथ -7 गुना होले, a के साथ 6 गुना हुआ होले। यहाँ भी आप देख लीजिए, x स्क्वायर के साथ क्या गुना होले, 6 मतलब a, 1 मतलब 6। अब दूसर का यहीं पर कर देते हैं बाबू। अल्फा इंटू बीटा बराबर cy होता है a। अल्फा के मान क्या है, -1/3, बीटा के मान 3/2 बराबर cy है। यहाँ पर काटना नहीं है मेरे दोस्त, नहीं तो फंसिएगा, गुना करना पड़ेगा आपको। हो जाएगा -3 और 3 दूनी 6 बराबर cy a। अभी हम बताए a किसके साथ गुना हो रहता है, x स्क्वायर का गुणांक, और c मतलब c के साथ कुछ गुना हुआ नहीं रहता तो उसको अचर पद कहते हैं, अचर पद। हो गया आपका हिसाब। अब आप धीरे धीरे वीडियो हमारा जब YouTube पर जाके हमारा चैनल पर VL क्लासेस चैनल YouTube पर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। वहां पर से आप धीरे धीरे समझ जाइएगा और हिसाब देखिएगा, हमारा शब्द पकड़िएगा। आपका हिसाब ये पूरा 2 नंबर हो गया। चलिए अगला हिसाब ध्यान से देखिए। ये जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये टाइप का आपको हिसाब जरूर वहां मिलेगी परीक्षा हॉल में। अगर नहीं देखे, नहीं बनाए, रिवीजन नहीं किए, हम बता रहे हैं उस टाइप, जो टाइप का उस टाइप का हिसाब आप BTC भारतीय भवन में पूरा घर पर रिवीजन कीजिए।
वहां पर जाइए आराम से बना दीजिएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि हाँ तो बन जाएगा, ये तो हल्का, ये सब कोई हिसाब है, और वहां पर जाके फंसिएगा आप। इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी होता है, मैथ में बहुत जरूरी रिवीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पी के किन मान के लिए, पी के किन मान के लिए पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल समान है, मूल समान है। हम हरेक मैथ का हरेक चैप्टर बहुत जल्द आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ये आज पहला पूरा मतलब लगभग चैप्टर का निचोड़ हम निकाले हैं। जो हर एक साल जो हिसाब पूछ रहे हैं उस टाइप का हिसाब हम निकाल के आज ये वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। बहुत मेहनत किए हैं, बहुत मतलब विश्वास है कि ये इस टाइप का हिसाब जरूर आपको मिलेगा एकदम। ये द्विघात समीकरण का हिसाब है बाबू। क्या दिया हुआ है, पी एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। सबसे पहले प्रश्न ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि ये जो है ये इसका मूल समान है। मतलब द्विघात समीकरण में भी 3 टाइप है, मूल समान, मूल से बड़ा और मूल से छोटा। मतलब एक d का मान जो होता है 0 के बराबर, एक d का मान 0 से बड़ा और एक d का मान 0 से छोटा, मतलब माइनस में आएगा। समझिए वो उसका कोई हल ही नहीं है, वास्तविक नहीं है, ये वास्तविक है। तो जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करना है। इसमें भी लड़का फंस जाता है कि क्या करें, कैसे करें, कौन सूत्र लगाएं। a बराबर हो गया यहाँ p, b बराबर हो गया 4 और c बराबर हो गया 1। यहाँ पर लिखेंगे एकदम भाषा जो लिख रहे हैं बाबू, हमारा राइटिंग सही नहीं है, भाषा जो लिख रहे हैं उसके एकदम वो लिखना है प्रश्नानुसार। प्रश्न कह रहा था कि मूल बराबर है, मतलब d का मान 0 के बराबर। d का मान जब 0 के बराबर है तो d का सूत्र क्या होता है, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। चलिए b कितना दिया हुआ है 4, तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 a कितना दिया हुआ है p, c कितना दिया हुआ 1 बराबर 0। 4 के स्क्वायर करेंगे 4 चौक 16, 4 एकम 4 गुना p करेंगे 4p बराबर 0। इसको ऊपर ले चल जाएंगे या इसी को ऊपर ले चले जाइए, माइनस 4p बराबर प्लस में इस हट जाएगा तो माइनस में, इसके आगे माइनस इसके आगे माइनस, खत्म। अब p का मान निकाल रहे थे तो p बराबर गुना में उसट जाएगा तो भागा में, 4 चौक 16, इसलिए p बराबर 4। आपका 2 नंबर आ गया। अब अगला क्वेश्चन, के मान निकाले जिसके लिए निकाय इतना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन हमेशा पूछता है। जो क्वेश्चन बराबर पूछ रहा है 20, 19, 18, 16, 15 हम सब का निचोड़ निकाल के आज आपके सामने पेश कर रहे हैं। हमको मतलब स्क्रीन भी देखना पड़ रहा है, इसलिए जरा सा, क्योंकि देख रहे हैं कि साफ आ रहा है कि नहीं, कट रहा है, ये सब भी देखना पड़ता है, इसलिए जरा सा भी कहीं रुक जाते हैं या इधर हो जाते हैं। के का मान
निकाले, के का मान निकाले, जिसके लिए निकाय। आप किताब से देख देख के, किताब में जो देख के क्वेश्चन बनाइएगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो निकाय के का मान निकाले, जिसके लिए निकाय के एक्स प्लस 2y बराबर 5, 3x प्लस y बराबर 1 का, 1 है बाबू, का कोई हल ना हो, कोई हल ना हो। बस कुछ हिसाब, कुछ नहीं है। और लगेगा कि क्या करें, कौन सा सूत्र लगाएं। देखिए, के एक्स प्लस 2y बराबर 5 समीकरण 1 है। बीटी से के अनुसार हम कर रहे हैं। A1 B1 C1, कहीं कहीं ABC दिया हुआ रहता है। 3x प्लस y प्लस 1 समीकरण 2। A2 B2 C2 प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं ना हो। इसके लिए शर्त क्या है बाबू? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, C1 बटा C2 मान बैठा दीजिए। यहाँ पर आपको कहीं रह सकता है अद्वितीय हल, मतलब कोई हल ना, अनगिनत हल है ना। ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हिसाब है। उसमें भी तीन शर्त है। 3 शर्त में ये कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं के लिए शर्त ये है, मान बैठा दीजिए। A का मान हो गया, A1 का मान हो गया kx, A2 का मान हो गया 3x, B1 का मान हो गया 2y, B2 का मान हो गया y नॉट इक्वल टू C1 के मान हो गया 5 और C2 का मान हो गया 1। y x खत्म, बच गया k बटा 3 बराबर 2 बटा 1 बराबर 5 बटा 1। नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं है। चलिए हल कर दीजिए। 1 गुना के करेंगे, के और 3 दूनी 6, यही आपका हो गया उत्तर। हो गया, उतार लीजिएगा। और यहाँ पर कहीं रह सकता है अनगिनत हल, उसके लिए शर्त है तीनों बराबर, एक और केवल एक हल या अद्वितीय हल। उसमें ये A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, बस इतने ही है। ठीक, चलिए अब अगला हिस्सा। कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। समीकरण के मूलों की प्रकृति निकाले।
और वास्तविक हो तो मूल निकाले। ठीक, इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए, इस एक उदाहरण हम लिए हैं x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 बराबर 0। ठीक, 0, a बराबर 1, b बराबर 6, c बराबर 9। पहले इसका मूल देख लेंगे, प्राकृतिक जांच लेंगे कि वास्तविक है या नहीं। इसके लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो b का मान हो गया 6 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान हो गया 1, c के मान हो गया 9। 6 छक 36 माइनस 9 चौक 36, 36 में से 36 गया 0, मतलब d का मान 0 आ गया। जब d का मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान रहेगा। ठीक, अब d का मान यहाँ पर कुछ भी अंक रहता, 4, 5, 8, 36, 64 कुछ भी रहता तो लिखते हैं मूल वास्तविक और असमान है, उसका भी हल होगा। अगर यहाँ पर रह जाता माइनस तो उसका हल संभव नहीं है, लिखते वास्तविक नहीं है। तो इसमें लिखेंगे यह समीकरण वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है, वास्तविक और समान है। इसका हल इसका मूल निकलेगा। तो वास्तविक और समान के लिए मूल होता है x बराबर माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a माइनस b बटा 2a। सूत्र है माइनस b बाई 2a माइनस b बाई 2a। अगर वास्तविक और असमान रहता उसके लिए सूत्र है माइनस x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d बटा 2a। बस इसका सूत्र यही है, तो इससे निकाल लीजिए b का मान क्या है 6 और 2, a का मान क्या है 1। द्वितीय 6, इसलिए x बराबर 1 से भागा 3 में देंगे तो 3। फिर माइनस 6 2 गुना 1 द्वितीय 6, इसलिए x बराबर माइनस 3। निकल गया है मूल माइनस 3 और माइनस 3। हो गया आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन रहा आपका ये AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? एपी भी हम आएंगे एकदम BTC 2 से 3 दिन में 4 दिन में हम खत्म कर देंगे। आज हमको ये बनाने दीजिए, और फिर विज्ञान भी, बायोलॉजी भी आएंगे, सोशल साइंस भी आएंगे, विज्ञान भी आएंगे, सोशल साइंस भी आएंगे, सामाजिक विज्ञान भी आएंगे, संस्कृत भी आएंगे और हिंदी भी आएंगे। देखिए एपी में क्या क्या होता है? प्रथम पद किसको कहते हैं? ए से इंडिकेट करते हैं जो सबसे पहले लिखा हुआ रहता है। उसके बाद होता है पदांतर या सर्वांतर को डी से इंडिकेट करते हैं, और सर्वांतर बराबर होता है दूसरा पद घटाव पहला पद। 8 घटाव 3 बराबर 5। और कह रहा कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 आएगा, है ना? कौन
कौन सा पद बोल रहा, कौन सा पद 78 लास्ट में जैसे जैसे बढ़ रहा 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट कितना पद, कोमा पद जो है वो 78 आएगा। तो n बराबर भाट, कौन सा पद, तो Tn बराबर 78। अंतिम पद अंतिम पद क्या है, 78 है। लगा दीजिए सूत्र, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 गुना d। Tn के मान कितना है, 78। Tn किसको कहेंगे, अंतिम पद को। किसको कहेंगे, अंतिम पद को, जो सबसे अंत में लिखल रहेगा। तो ऐसे से मतलब डॉट डॉट के मतलब वही ना हुआ, डॉट डॉट लास्ट में कितना का रहा है, 78 लाना है। हो गया a कितना हो गया 3, n के मान तो निकालना है, और d का मान क्या दिया हुआ है 5। सबसे पहले इसको इधर लाएंगे, प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में n माइनस 1 गुना 5, कितना हो गया 78 में 3 गया 75 बराबर n माइनस 1 गुना 5। ये गुना में इस साइड आएगा तो भागा में 75 बटा 5 बराबर n माइनस 1, काट दीजिए 15 पचे 75, 15 पचे 75, बच गया 15 बराबर n माइनस 1। माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में प्लस 1 बराबर n, इसलिए n बराबर 15 1 16। 16वां पद बाबू क्या होगा, 78 होगा। यही आपका हो गया उत्तर। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके सामने। वीडियो में जरा मना प्रॉब्लम होगा, तो पहला बार है, त्रुटि कुछ होगा तो उसको क्षमा कर दीजिएगा दोस्त, क्योंकि पहला बार बना रहे हैं। ऐसे बहुत ख्याल रख रहे हैं इसका, बार बार स्क्रीन भी देख रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद इतना और 16वां पद 73 है। एपी का जो है 31वां पद निकालना है। 31वां पद बराबर भाट, समझ जाइए दिया है, ऊपर में लिख लीजिए दिया है डायरेक्ट। एपी का 31वां पद आपको निकालना है। और क्या दिया हुआ है, 11वां पद 30 है। 11वां पद क्या है, 30 दिया हुआ है। और एपी का व्यापक रूप जानते हैं, एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। क्या देख रहे हैं, दूसरा में सिर्फ d है, तीसरा में 2d है, चौथा में 3d। मतलब चौथा कहेगा तो 3d, तब 50वां कहेगा तो 49d, 100वां कहेगा तो 99d। बस यही है लॉजिक, ध्यान से देखिए। इसलिए 11वां कह रहा है, यहाँ चौथा था तो 3d लिखे थे, तो यहाँ 11वां है तो a प्लस 10d बराबर 30, समीकरण 1। फिर प्रश्न से की कह रहा है, इस फिर प्रश्न कि 16वां पद 73 है। 16वां पद बराबर कितना है, 73। तो 16वां पद होता है क्या, जब हम की बोले यहाँ तीसरा पद था तो 2d था, तो यहाँ 16वां है, क्या है 16वां पद है, तो a प्लस क्या होगा 15d, 1d कम बराबर 73। समीकरण 2, समीकरण 1 का 2 में 2 को घटा दिया क्योंकि a तो समान है। समीकरण 1 घटाव 2 से, समीकरण 1 घटाव 2 से a क्या है, a प्लस 10d
बराबर 30 a प्लस 15d बराबर 73। घटाओ से तो घटाने पर तो नीचे वाला सब चिन्ह चेंज, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब a माइनस में a प्लस में, प्लस माइनस खत्म, माइनस 15d 10d चल गया, माइनस 5d बराबर माइनस 73 में 30 गया, माइनस 73 में 30 जाएगा तो माइनस 3 के 3 9 73, 73 में 30 गया, 73 30। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 38 है, सॉरी 38 है, 30 नहीं है, क्या है 11वां पद 38 और 16वां पद 73, 38। यही तो गड़बड़ा गया। 38 है, 38 है तो हो जाएगा 38, 38 तो कितना हो जाएगा, माइनस 73 में से 38 गया, इससे 45 हो गया, 13 13 में से 8 गया, 5 बच गया, 6 6 में से 3 गया 3, माइनस में, क्योंकि माइनस वाला में प्लस जब घटता है बाबू तो आगे क्या लिखाता है माइनस, माइनस की बच गया 35, काट दीजिए, इसके आगे माइनस है, इसके आगे माइनस खत्म, 5 7 35, डी का मान क्या आ गया 7, डी का मान आ गया 7। अब ए का मान निकाल लीजिए, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, 1 में डी का मान रखने पर, एक क्या था a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 10 गुना d का मान आ गया 7 बराबर 38, हो गया a बराबर 38 और 10 37 70 प्लस में सट जाएगा तो माइनस में, इसलिए a बराबर 70 में 38 गया, 10 में से 8 गया 2 बच गया, 6 6 में 3 गया 3, माइनस 32, माइनस 32। ए के मान आ गया, जोड़ घटा ध्यान से देख लीजिएगा, ए के मान आ गया 32। पूछ रहा था क्या, पूछ रहा था 31वां पद, 31वां पद पूछ रहा था, कोमा पद पूछ रहा था 31वां पद, तो 31 पूछ रहा है, तो a प्लस 30d, a के मान हो गया कितना, a के मान अभी लाए हम माइनस 32 प्लस 30 गुना d के मान कितना लाए थे, d के मान लाए थे 7, कितना हो गया 7, यहाँ लिख देते हैं माइनस 32 अब प्लस 7 21 210, अब 210 में 32 घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 3 गया 7, 178, 178 आपका उत्तर रहा। इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछेगा, एकदम इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से, एकदम समझ में आएगा, स्थिर से आप मेरा वीडियो YouTube में जाके देखिएगा और उस टाइप का किताब में खोज के क्वेश्चन बनाइएगा, एकदम समझ में आएगा। और फिर हम बहुत जल्द हर एक चैप्टर में 4-5 हिसाब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है नियामक ज्यामिति से। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम पूछेगा, एकदम त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। शीर्ष जो दिया हुआ है 2,3 -1, 0 2, -4,
जोड़ घटा गुना जरा से हल करके देख लीजिएगा। हम जरा से जल्दी हिसाब पुराने कोशिश में, इसलिए आप जरा सा देख लीजिएगा। ये त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ मतलब कि ए का निर्देशांक दिया हुआ है 2,3, मतलब ये हो गया x1 y1। क्या हो गया? x1 y1। अब b का निर्देशांक बउआ हो गया -1 और 0, ये हो गया x2 y2। क्या हो गया? x2 y2। c का निर्देशांक हो गया 2, -4, ये हो गया x3 y3। चलिए हिसाब हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल भी अगर ट्रिक से नहीं याद रखिएगा तो फंस जाइएगा, याद नहीं रह पाएगा, जल्दी भूल जाइएगा। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान से सुनिए मेरी बात, 1/2 23 31 12 x1 x2 x3, ये हमेशा बाहर में रखेंगे। 23 31 12, तब सबसे पहले x1 लिखेंगे, x1 23 लिखेंगे। 23 होगा 2/3, तो 23 होगा 2/3, तो y2 घटाओ y3 हो गया 23। उसके बाद x2 दो 23 31, मतलब 3 - 1 23 31। उसके बाद यहां लिख देते हैं 12, 23 31 12, y1 घटाओ y2 हो गया। अब मान बैठा दीजिए 1/2 x1, क्या है? x1। x1 के मान देख लीजिए आप कहाँ है। x1 के मान हो गया 2 आपका। y2 का मान हो गया 0। y3 का मान हो गया -4, आई भी माइनस में तो माइनस +4, प्लस x2 का मान हो गया -1, माइनस में -1, x2 का मान हो गया -1, और y3 का मान हो गया -4, y3 माइनस y1 का मान हो गया 3, प्लस x3 का मान हो गया 2, y1 का मान हो गया 3, y2 का मान हो गया 0। हो गया आपका हिसाब। 4 में 0 जोड़ेंगे, 4 4 दूनी 8, प्लस -4 -3 -7 गुना -1 करेंगे तो माइनस प्लस 7। 3 में 0 घटाएंगे 3 गुना 2 करेंगे 3 दूनी 6, 1/2 8 14 और 20 1 21। ध्यान से -4 -3 -7 -7 -7 माइनस गुना करेंगे तो माइनस प्लस 7 रह जाएगा। सही है। 4 ये 3 रह जाएगा। हाँ सही है। मतलब 21/2 वर्ग इकाई हो गया। सूत्र जो है मेन याद रखिएगा 23 31 12, 23 31 12। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, के का मान ज्ञात कीजिए यदि तीनों बिंदु इतना 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 संरेख है। इस टाइप का क्वेश्चन भी रहेगा। देखिए के का मान ज्ञात कीजिए जिसके 3 बिंदु, मतलब समझ जाइए ए का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना है ए का निर्देशांक? ए का निर्देशांक दिया हुआ है 8,1 8,1, और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, बी के निर्देशांक दिया हुआ है k-4। सब हम क्वेश्चन छाट के लाए हैं आपके लिए।
2 कोमा माइनस 5 x1 y1 x2 y2 x3 y3। चलिए हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। संरेख जब तीनों बिंदु संरेख रहेगी तब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा क्योंकि के का मान ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक दिया हुआ है। ये त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 23 31 12 x1 23 2 पर 3 23 हो गया। x2 23 31 23 31 23 31 23 31 12 23 31 12 23 31 12 23 31 12 1/2 x1 का मान हो गया 8 बाई टू का मान हो गया -4 सॉरी ये माइनस होगा। बाई थ्री का मान अच्छा -5 है तो माइनस और माइनस +5 अब x2 का मान हो गया k अब बाई थ्री का मान हो गया -5 माइनस बाई 1 के मान हो गया 1 प्लस x3 का मान हो गया 2 बाई 1 के मान हो गया 1 उसके बाद बाई टू के मान हो गया -4 तो माइनस +4 1/2 8 प्लस है +5 में से 4 गया 1 -5 -1 -6 4 1 5 8 -6 के +10 1/2 10 8 18 -6 के 2 कॉमन ले सकते हैं 2 9 18 2 3 6 2 2 खत्म 9 -3 के। जब तीनों संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है ना। इसलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या आया 9 -3 के बराबर 0। उसको उस साइड भेज दिए -3 के बराबर 9 -9 काहे कि प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में माइनस में खत्म 3 3 9 इसलिए के बराबर 3 रही आपका उत्तर। अगला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और भी एक चीज और बता रहे हैं कि सिर्फ त्रिभुज पूरा त्रिभुज का हम निचोड़ ला रहे हैं। पूरा त्रिभुज बताएंगे। अभी एक क्वेश्चन लाए हैं ध्यान से देखिए। ए बी एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें सी कोण समकोण है। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु समकोण है ना।
जिसके कौन सी समकोण सी समकोण है, समकोण है, सी समकोण है। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। चलिए चित्र पढ़ लीजिए। ACB, सी क्या है? समकोण। त्रिभुज ACB एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। प्रमाण समद्विबाहु समकोण है, इसलिए सी है, AC बराबर BC। तो रहेगा ठीक। ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। समद्विबाहु समकोण जिस त्रिभुज का दो भुजा और एक कोण 90 डिग्री हो उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसलिए AC बराबर BC है ना। कर्ण कभी बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी त्रिभुज का कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी और सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती है। और कर्ण 90 के सामने होती है, 90 के सामने हमेशा कर्ण, और न्यून कोण के सामने हमेशा लंब होती है। तो समद्विबाहु सम माने बराबर, दुई माने दो, बाहु माने भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसलिए AC बराबर BC। चलिए LHS से चल रहे हैं। AB स्क्वायर हम बोले न त्रिभुज लाएंगे और बताएंगे यूनिक, जो आपके दिमाग में पूरा एडजस्ट होगा। ध्यान से देखिए, AB क्या लाए हैं? AB। इस त्रिभुज में ये AB क्या है? इस त्रिभुज में AB कर्ण है। और कर्ण बराबर आप जानते हैं क्या होता है? लंब स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? आधार स्क्वायर। हो गया। लाना क्या है? LHS में था AB स्क्वायर, लाना AC, तो AC के रह देते हैं AC स्क्वायर। अब BC बाबू किसके बराबर है? BC किसके बराबर है? AC के। तो BC के जगह पर क्या दे दिए हम? AC स्क्वायर है तो स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर। PROVED प्रूव्ड। ऐसे तो लिख सकते हैं, यहाँ साबित हुआ। क्या लिखिएगा? साबित हुआ। चलिए आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। बहुत टाइम हो गई है, जरा लंबा खिंचा गया है। पहला बार वीडियो बना रहे थे इसलिए लंबा खिंचा गया है। अगले बार हम शॉर्ट और बहुत जल्दी फेस बोर्ड पर बताने के लिए आ रहे हैं। इसलिए नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को दिल से। जय हिंद।